आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है। जैसे कि मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, उसके बाद फिर कुछ एसेसरी डक्ट होते हैं। एसेसरी मतलब सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। एसेसरी सहायक नलिका एसेसरी डक्ट होता है। एसेसरी डक्ट में कौन कौन आता है? तो एसेसरी डक्ट में आता है वो है रीटी टेस्टिस और रीटी टेस्टिस के बाद है एपिडिडाइमिस रीटी टेस्टिस और वासा एफरेंशिया एंड वासा डिफरेंस। वैसे स्पेलिंग में कुछ गलती हो तो तुम उसको चेक कर सकती हो, वैसे ही अभी लिखते जा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं वो तुम ध्यान से सुनना। उसके बाद पहला हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा हो गया एसेसरी डक्ट और कुछ ग्लैंड्स भी होता है। एसेसरी मतलब सहायक नलिका, ठीक है। और उसके बाद है ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 जो है वो आते हैं। सेमिनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ऐसे हम बुक में दिखा दे रहे हैं। कहाँ लास्ट वाला जो एक और आता है कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जैसे कि पेनिस है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब कोई बाहरी जननेंद्र ऐसे कुछ करके बोलते हैं। बाहरी जननांग, हाँ बाहरी जननांग कहते हैं इसको, बाह्य जननांग। तो वो हो गया। तो ये 4 चीज़ें बुक में भी दिया हुआ है, हम दिखा दे रहे हैं बुक। ये देखो, जब चैप्टर शुरुआत होता है तो उसी वक्त ऐसे हिंदी बुक में भी दिया होगा, तुम ऐसे भी देख सकते हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें टेस्टिस है, उसके बाद एसेसरी डक्ट है, एक जोड़े टेस्टिस होते हैं, उसके बाद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जस्ट नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो उस पर दिया हुआ है यहाँ पे मेल एसेसरी डक्ट्स, और इस डक्ट्स में रीटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस है। और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ लिखा हुआ है मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें क्या है सेमिनल वेसाइकल, यहाँ पे दिया हुआ है सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो अब ये जो सेमिनल वेसाइकल होता है वो कितना होता है? सेमिनल वेसाइकल जो होता है वो 2 होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल 1 ही होता है, इसका नंबर, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 होता है नंबर में, इसका नंबर पूछेगी कितने सेमिनल वेसाइकल होते हैं? 2 सेमिनल वेसाइकल होते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकती हो कि एक स्क्रोटल सैक होता है। स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस होता है। जैसे कि ये एक स्क्रोटल सैक है। एक पेयर स्क्रोटल सैक्स भी होते हैं और एक पेयर टेस्टिस भी होते हैं। तो एक ही हमें अब ये स्क्रोटल सैक बना रहे हैं। स्क्रोटल सैक के अंदर होता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो यहाँ अभी टेस्टिस का डिसेक्शन देख रहे हैं फुल। तो जैसे कि एक टेस्टिस हुआ, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट कहने का मतलब जैसे बहुत सारे लूप वगैरह पाए जाते हैं। तो एक लूप्स के अंदर जैसे कि तुम ये देख सकते हो कि एक बॉक्स है, तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। उस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे इसका हिंदी नाम भी हम बता दे रहे हैं, बुक में हम ऐसे दिखा देंगे। तुम्हारे पास अगर बुक हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? तो 250, मतलब ऐसे बॉक्स जैसे जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ऐसे 250 होते हैं। ये सारे के सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ही हैं, ठीक है। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? 2 से 3 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। बहुत ज़्यादा कोइल्ड होता है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है ये जिस पॉइंट्स पे मिलता है, ये जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं, ऐसे इसका नाम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हम लिखते रहे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। उसके बाद जो ये पॉइंट जहाँ पे मिलता है इसका नाम है रीटी टेस्टिस। क्या नाम है? रीटी टेस्टिस। और ये रीटी टेस्टिस फिर समझो अभी ये नली ही है, और ये रीटी टेस्टिस, एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्क्रोटल सैक, जैसे कि अभी बताएं कि ये स्क्रोटल सैक है और स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस है। तो सपोज ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के बाहर तो स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होगा ना, तो यही ये स्क्रोटल सैक ऐसे पूरे में होता है। हम इतना ही बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड ये ट्यूब्स यहाँ पे इस तरह आके एंट्री करते हैं और यही ट्यूब्स ऐसे ऐसे कोइल्ड हो जाते हैं। तो रीटी टेस्टिस के बाद जो ये ट्यूब्स होते हैं वो कहलाते हैं वासा इफ्रेंशिया। और वास इफ्रेंशिया जो फर्दर जहाँ जिस ट्यूब में खुलता है उसका नाम होता है, ये जो यहाँ दिख रहा है बहुत हाईली कोइल्ड ट्यूबुल्स, इस ट्यूब्स को हम बोलते हैं, ये ऐसे पूरा चारों तरफ ऐसे चारों तरफ रहते हैं, इस ट्यूब्स को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और इसी ट्यूब से निकलता है, जैसे इसी ट्यूब से निकलता है इस तरह सा कुछ नली, जैसे बहुत ज़्यादा हाईली कोल्ड रहता है ये। तो हम ये फिगर तुमको समझाने के लिए इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं। एग्ज़ाम में मतलब इस तरह नहीं ड्रॉ करना, एग्ज़ाम में किस तरह ड्रॉ करना है वो भी बता देंगे। पहले ये समझने के लिए फिगर बता रहे हैं कि इस तरह से अगर तुम चीज़ें पढ़ोगी तो उससे तुम्हारे माइंड में याद रहेगा। तो एपिडिडाइमिस के बाद जो डक्ट आता है उस डक्ट को बोलते हैं हम वास डिफरेंस। अब बुक में इतना तक हम फिगर दिखा रहे हैं। यहाँ पहले दिखा देते हैं कि यहाँ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ऐसे 250 कंपार्टमेंट मतलब ऐसे पाए जाते हैं इसमें। और इस कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हाईली कोइल्ड होते हैं। उसके बाद ये जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को रीटी टेस्टिस बोलते हैं। अब रीटी टेस्टिस फर्दर किस नली में खुलता है, तो जो ये नली में खुलता है उस नली का उस नाम है वास इफ्रेंशिया। फिर वास इफ्रेंशिया यहाँ स्क्रोटल सैक के पास बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड्स होता है। हाईली कोइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ही घूर्णित बोलते हैं या कुछ कहते हैं इसको, हिंदी में ऐसे हमको सही से नहीं पता, लेकिन ऐसे बोलते हैं कोइल्ड मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उलझा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वास इफ्रेंशिया खुलता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस फिर कहाँ खुल जाता है? वास डिफरेंस में। अब ये बुक में दिखा दे रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ देखो, ये देख सकती हो यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, 1 लोब्यूल्स, 2 लोब्यूल्स, 3 लोब्यूल्स, ऐसे करके 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ऐसे करके लोब्यूल्स है, शायद दिख रहा हो। तो इसमें लोब्यूल्स है, ठीक है। और ये लोब्यूल्स जो एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ मिले हुए हैं, यहाँ जो कॉमन पॉइंट पे मिले हुए हैं इसको बोला गया है रीटी टेस्टिस। दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा, रीटी टेस्टिस। और रीटी टेस्टिस से यहाँ दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे कुछ करके स्ट्रक्चर गया है, इसको बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। और वास इफ्रेंशिया के बाद यही ट्यूब्स ही है, ये इतना कॉइल्स जो दिख रहा है वो ट्यूब्स का ही कॉइलिंग है। और ये इसको बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस। और यहाँ से देखो कि एकदम कॉइलिंग खुल रहा है जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये जो खुला हुआ स्ट्रक्चर धीरे धीरे खुल रहा है पूरा, तो इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस, ठीक है। और वास डिफरेंस के बाद वाला स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। नेक्स्ट हम कॉपी में वास डिफरेंस के बाद जो स्ट्रक्चर है वो है इस तरह से, ऐसे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको बोलते हैं हम सेमिनल वेसाइकल। जो पहला ग्लैंड्स, पहली बार ये ग्लैंड्स मिला, उसके बाद सेमिनल वेसाइकल का से निकला हुआ ट्यूब डक्ट और
वास डिफरेंस, ये दोनों जब जिस ट्यूब्स में आगे खुलते हैं उसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ऐसे इसका इंग्लिश नाम भी याद रख सकती हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लिख सकती हो तुम वहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट फिर क्या होता है कि ऐसे यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे मूत्र, हाँ मूत्र स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर इसको बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है जिसको मूत्र कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे स्टोर होता है। और ये इस यहाँ से जो ये नली निकलती है उसको बोलते हैं हम यूरेटर, यूरेटर मतलब मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग कहते हैं। तो यहाँ से निकलती है और ये दोनों जो कॉमन पॉइंट आता है इसका, जहाँ से ये यूरेटर भी खुलता है और इजैकुलेटरी डक्ट, ये दोनों ही ओपन होते हैं। ऐसे यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है, इस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये ग्लैंड खुल के उसके बाद यहाँ पे एक और ग्लैंड्स आता है, ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं एक बार कि क्या क्या इसमें बोला गया। तो इस डक्ट को यूरेथ्रा बोलते हैं और सबसे ऊपर जो ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या क्या स्टार्टअप से परे थे। सबसे पहले ये टेस्टिकुलर एक स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है और टेस्टिस का को जूम किए मतलब बड़ा किए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे मतलब 250 टेस्टिकुलर लोब्स हैं और उस लोब्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 से 3 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम बोलते हैं रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस फिर से जो ओपन होता है वो है वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया फिर जिस नली में इंटर करता है वो है एपिडाइमिस, बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड होता है एपिडाइमिस यहाँ पे। फिर एपिडाइमिस से जो नली निकलती है वो उसका नाम होता है वास डिफरेंस है। वहाँ याद रखना कि ये इतना स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रोटम के अंदर का ही है और ये अब स्क्रोटल से बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ वास डिफरेंस है। उसके बाद ये है सेमिनल वेसाइकल है यहाँ पे, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये पहला ग्लैंड है जिसमें कैल्शियम आयंस होते हैं, उसके बाद कुछ फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज, और साथ में कुछ इंजाइम्स होते हैं, कुछ इंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें। तो ऐसे इसको याद रख सकती हो कि जैसे स्पर्म यहाँ पे आता है तो स्पर्म को भूख लगी या उसको भूख लगी तो उसको उसके खाने के लिए फ्रुक्टोज, अब खाने के लिए कुछ दिए तो साथ में कुछ एंजाइम्स देंगे जो वो अच्छे से डाइजेशन कर लेगा। साथ में तुमको पता ही होगा कि उसमें स्पर्म के अंदर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होता है जो उसको एनर्जी देता है। तो एनर्जी अगर कोई भी चीज़ देता है तो उसको खाना चाहिए ही, तो खाना चाहिए तो उसके लिए फ्रुक्टोज और खाना को डाइजेस्ट करने के लिए उसका एंजाइम्स। और कैल्शियम आयन जो होता है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे वो मोटाइल होता है। जैसे सिलिया फ्लैजिला होता है, जैसे हम लोगों में बोन्स है तो बोन्स को कैल्शियम चाहिए ना, उसी तरह इसमें भी सिलिया फ्लैजिला होता है तो उसको भी चाहिए। तो ये हो गया इसके सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशंस। और ये सेमिनल वेसाइकल के कुछ सिक्रीशंस जो मिलते हैं और ओपन होते हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होते हैं। उसके बाद यहाँ फर्दर यूरेटर और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों जो ओपन होते हैं उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। उस ट्यूब्स को या उस नली को बोल सकते हैं हम यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा बाहर में जो ओपनिंग होता है वो यूरेथ्रल मीटस में खुल जाता है। तो यहाँ ग्लैंड हम बता दिए, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा है और इसके सीक्वेंस भी याद रखना है। तो हम फिर से इसका सारा सीक्वेंस लिख देते हैं, ठीक है।
और सबसे पहली बात की स्पर्म और सीमेन, कब हम इसको बोलेंगे स्पर्म और कब हम इसको बोलेंगे सीमेन, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्पर्म इसको हम बोलेंगे जहाँ तक वास्ट डिफरेंस जो स्ट्रक्चर बताए हैं यहाँ तक, जब तक यहाँ तक है उसको हम बोलेंगे स्पर्म ही। लेकिन जैसे ही सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन उसे स्पर्म के साथ सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन मिला, इससे जो सिक्रीशन निकलता है यही सब निकलता है, कैल्शियम, फ्रुक्टोज और कुछ एंजाइम्स निकलता है। जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर मिला, इसको हम बोल देंगे, यहाँ से हम सीमेन बोलते हैं, और फिर सीमेन यहाँ पे निकलता है। तो यहाँ सीमेन को हम बोल सकते हैं कि स्पर्म, और साथ में स्पर्म के साथ साथ सेमिनल वेसाइकल के जो सिक्रीशन है, सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशन मतलब जो सेमिनल वेसाइकल से जो भी चीज़ें निकली है, कैल्शियम, फ्रुक्टोज और कुछ एंजाइम्स जो है वो निकले हैं, तो उन सबको मिला के हम बोलेंगे सीमेन। ठीक है। तुमको एग्जामिनेशन में अगर फिगर बनाना हो तो इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा, तो हम इसका अगर तुमसे बन पाए तो ठीक है, नहीं तो हम इसका शॉर्ट बता देंगे कि कैसे तुमको एग्ज़ाम में इसका फिगर बनाना है। अभी अब बता रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हम अभी देखने वाले हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि शुक्राणु जनन। बुक में लिखा हुआ है, ये पीछे पूछ चुका है क्वेश्चंस में कि शुक्राणु जनन, कि शुक्राणु कैसे बनता है। तो अब कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। समझो कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ये सब सेल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये सारे सेल्स होते हैं, और इस सेल्स के साथ साथ कुछ और भी सेल्स होते हैं। यहाँ पे समझो ऐसे कच करके बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, और यहीं से फिर स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे भी सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, और ये एक ट्यूब, सपोज जैसे ये ट्यूब्स है तो इस ट्यूब्स को कट करेंगे हम। जैसे ये ट्यूब्स है सेमनीफेरस ट्यूबल्स का, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर भी सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर का है। ये स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर का है। और ये जो बाहर में स्पेस दिख रही है वो, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें जो सेल्स पाया जाता है वो इंटरस्टिशियल सेल्स। वैसे इसका नाम तुम इंग्लिश में भी याद रख सकती हो, ऐसे मेरे पास जो बुक है उसमें इंग्लिश नाम ही था, इसलिए बता रहे हैं। इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल भी कहते हैं, लीडिंग सेल भी कहते हैं इसको। लीडिंग सेल, और इसको सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर वो कौन सा सेल है जो स्पर्म मतलब स्पर्म बनाता है। तो स्पर्म बनाने के लिए जो सबसे पहले जो मेजर सेल्स होते हैं उस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर पाया जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। जैसे कि ये अभी जो बड़ा बड़ा सेल्स अभी बनाए हैं वो है स्पर्मेटोगोनिया। इसको ही हम बोलते हैं मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, मेल जर्म सेल। और इंटरस्टिशियल सेल के अंदर, और ये जो इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल है इसके अंदर, जैसे कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर तो स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स होते हैं, और इसी से फिर फर्दर स्पर्मेटिड और स्पर्म बनता है। ठीक है, स्पर्मेटिड, ये सब जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये सब स्पर्मेटिड और स्पर्म का है। तो लीडिंग सेल्स के अंदर, इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल में क्या होता है, जैसे कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स में ये हुआ तो उसके जगह इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उसमें पाया जाता है, उससे जो हार्मोन्स निकलता है उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। पता होगा कि एंड्रोजन जो होता है वो मेल हार्मोन है, और फीमेल हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो उसी तरह मेन जो मेल का हार्मोन्स होता है वो एंड्रोजन होता है, वही उसके स्पर्म के फॉर्मेशन, साथ में उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वगैरह, जैसे कि दाढ़ी का बढ़ना या मूछ दाढ़ी वगैरह, या फिर उसका आवाज़ में भारीपन,
मेल के कैरेक्टर्स में ये सब जो आते हैं वो सब इसी की वजह से होता है, इस हार्मोन्स की वजह से। और एंड्रोजन में भी बहुत सारे वैरायटीज़ होता है। तो एंड्रोजन का जो मेन एक हार्मोन्स होता है, जैसे एंड्रोजन मेन हार्मोन है, ठीक है, मेन मेल हार्मोन्स है। अब इस हार्मोन के अंदर भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना है टेस्टोस्टेरॉन। तो ऐसे जैसे कि बुक में यहाँ देख सकती हो कि ये जो दिख रहा है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और ये इंटरस्टिशियल्स, ये जो रेड कलर का है वो इंटरस्टिशियल सेल्स है, और इसी के इंटरस्टिशियल सेल के अंदर लीडिंग सेल्स होते हैं। और यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होता है जो स्पर्म बनाता है, और साथ में सर्टोली सेल्स भी पाया जाता है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखो सर्टोली सेल्स भी अंदर में ही है। स्पर्मेटोगोनिया के साथ साथ सर्टोली सेल्स भी यहीं पाया जाता है। सर्टोली सेल जैसे कि पता होगा कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और स्पर्म बनाने वाला जो मेन सेल्स होते हैं वो होता है स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स। इसकी जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है, और जब स्पर्म बन जाता है तो वो n हो जाती है, यानी कि ये डिप्लॉयड होता है। जैसे कि हमारे जितने भी सारे सेल्स हैं वो सब के सब डिप्लॉयड है। तुमको पढ़ी होगी अगर माइटोसिस या मियोसिस, तो उसमें पता होगा कि हैप्लॉयड सेल और डिप्लॉयड सेल्स कब होते हैं, और कब माइटोसिस होता है, कब मियोसिस होता है। जनरली जो देखा गया है कि हैप्लॉयड जो होता है वो गैमीट बनता है तो हैप्लॉयड होता है, और हम लोग के जितने भी सारे सेल्स हैं, हाथ के सेल्स या फिर बॉडी के जितने भी सारे सेल्स हैं सबके सब डिप्लॉयड ही, बस गैमीट बनता है तो उस दौरान वो हैप्लॉयड होता है। तभी तो हैप्लॉयड गैमीट मेल के और हैप्लॉयड गैमीट फीमेल के, गैमीट को हिंदी में युग्मक बोलते हैं, युग्मक ही बोलते हैं। तो दोनों जब मिलता है तो बनता है उससे जाइगोट, तभी वो स्ट्रक्चर होता है वो डिप्लॉयड होता है, जाइगोट, नहीं तो गैमीट हैप्लॉयड होता है। जैसा कि ये स्ट्रक्चर देख सकती हो, इसमें जो दिया हुआ है वो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इसको आधा जब आधा क्रॉस सेक्शन करके हम आधा काट देंगे तो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का इन लार्ज पोर्शन, ये पुराने बुक में 47 है, तुम देख सकते हो, तुम्हारे बुक में भी होगा। तो सबसे पहले ये जो बड़ी बड़ी सेल्स दिख रहे हैं ये तो इंटरस्टिशियल सेल है, उसके बाद ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का जो सबसे पहला सेल ये है, अभी जस्ट बताए थे वो स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स, वही है ये। और मेल जर्म सेल्स में मियोसिस होता है तब, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है ना स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड होता है, इसमें डिवीज़न होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और कौन सा डिवीज़न होता है, एक रफ आइडिया हम दे रहे हैं मियोसिस और माइटोसिस के बारे में, अगर सपोज़ भूल गई हो तो याद आ जाएगा। मियोसिस जो होता है वो, इसमें एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं मियोसिस में, एक सेल से पहले 2 और उसके बाद फिर 4, 1 से 4 सेल बनता है, इसमें 1 से 4 सेल्स बनते हैं, 1 सेल से 4 सेल बन गया। और जबकि माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल्स बनता है, 1 से 2 सेल में डिवीज़न। अगर ये मियोसिस में अगर ये डिप्लॉयड होता है तो मियोसिस एक होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जब होता है उसी वक्त हैप्लॉयड हो जाता है, यानी प्लॉयडी अगर सपोज़ हम लोग के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है, हमारे सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 है, और जब डिवीज़न करेगा मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये 23 और 23 हो जाएगा, और मियोसिस 2 जो होगा इसमें सब में 23 होगा। और माइटोसिस की बात कर ले, अगर ये 46 क्रोमोसोम्स हैं यानी कि डिप्लॉयड है, तो ये जो डिवीज़न करेगा तो उससे ये डिप्लॉयड ही बनेगा, ये भी इसमें भी 46, इसमें भी 46। तो इससे पता चल सकता है कि इसके एग्जांपल जैसे कि हमारे जितने भी सेल्स हैं, हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो सब में इसी तरह का डिवीज़न होता है। और गैमीट, सिर्फ और सिर्फ गैमीट में ही ये डिवीज़न होता है मियोसिस। जब भी हमको गैमीट बनाना हो तब यही डिवीज़न होता है मियोसिस। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है। तो इसमें कौन सा डिवीज़न करेंगे, इसमें अभी जस्ट बताया ना कि अगर सेम डिवीज़न करना हो तो उसमें हम कौन सा करेंगे, माइटोसिस।
मतलब यहाँ डी भी डिप्लॉयड है और जो सेल डिवाइड करेगा वो भी डिप्लॉयड बनना है, तो उसमें माइटोसिस होगा। तो यहाँ हम करेंगे माइटोसिस, ठीक है, यहाँ हम करेंगे माइटोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। तो यहाँ देखो प्लॉयडी 2n है और यहाँ n, यानी कि ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। तो यहाँ पे हम मियोसिस फर्स्ट करेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड बनाएंगे। तो यहाँ पे मियोसिस 2 करेंगे। तो यहाँ सपोज एक सेल था, तो इससे 4 सेल, 2 सेल्स यहाँ बनेंगे और 2 सेल यहाँ, 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म बोल देते हैं। यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ देख सकती हूँ स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी में ही, प्यूबर्टी जब स्टेज आता है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। इसमें माइटोसिस या डिफरेंशिएशन होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट बार मियोटिक डिवीज़न होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है, तो स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ डिफरेंशिएशंस वगैरह, मतलब वर्ड डेवलपमेंट वगैरह होता है, तो उसके बाद ये स्पर्म बन जाता है। स्पर्मेटोजोआ इसको बोलते हैं, या स्पर्म भी बोल सकती हूँ। प्यूबर्टी पे सिंगल सेल्स होता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें माइटोसिस होता है। तो डिवाइड कर करके सेल्स अपना संख्या बढ़ाता है, पहले संख्या बढ़ा लेगा, उसके बाद स्पर्म बनाएगा ना, क्योंकि एक जो मेल्स होते हैं वो एवरेज, जैसे कि पता ही होगा कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार इजैकुलेशन में सिक्रीशन होता है। तो इसलिए बहुत सारे पहले ऐसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बहुत सारे बना लेते हैं माइटोसिस कर करके। उसके बाद फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीज़न होता है। मियोटिक में 1 से 4, पर 1 से 4 बनाने के लिए यहाँ देखो फर्स्ट मियोटिक, सेकेंड मियोटिक जब पूरा हो जाता है तब 4 सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मियोटिक से 2 सेल, फिर सेकेंड मियोटिक से 4 सेल्स, चारों की संख्या n, मतलब हैप्लॉयड ही रहेगा। तो ये सीक्वेंस देख सकती हो, पहले स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकेंड से स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म के फॉर्म में नहीं होता है, मतलब जब उसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मेटोजोआ ऐसे बनता है। ये स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहते हैं। तो ये 3 टर्म है, उसको हमेशा क्लियर रखना अपने माइंड में कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, स्पर्म मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, मैटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, और स्पर्म मिएशन किसको बोलते हैं। तो जैसे कि स्पर्म के बनना स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड का बनना स्पर्मेटोजोआ से। हम फिगर के थ्रू दिखा दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हो, यहाँ स्पर्मेटोगोनियम है दिया हुआ, स्पर्मेटोगोनियम से अगर तुमको ये, मतलब यहाँ से इससे जो ये बनाने का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी जस्ट देख चुकी हूँ यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को, यानी कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को, अगर स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, यानी स्पर्म बनेगा, तब उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये सेकेंड टर्म से जो उधर हम लिखे हुए थे, तो ये याद रखना हमेशा। और उसके बाद सर्टोली सेल्स, जैसे कि स्पर्म जब बन जाता है तो सर्टोली सेल में उसका हेड जो होता है वो सर्टोली सेल में धंसा रहता है। क्यों? तो उसमें न्यूट्रिशन वो लेता रहता है ना सर्टोली सेल से। तो जब वो स्पर्म का हेड उसमें से सर्टोली सेल से बाहर निकलता है, सर्टोली सेल्स से जब बाहर निकल जाता है, बाहर ऐसे निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा कि स्पर्म धंसा हुआ है, इसका हेड, इसमें ये सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा हो ये सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स है, ये भी सर्टोली सेल्स है। स्पर्म का हेड यहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है, जब न्यूट्रिशन लेके ये जो बाहर वाला सेल दिख रहा है उसको स्पर्मेटोजोआ बोला गया ना, इसको स्पर्मेटिड बोला गया। तो ये जब हेड बाहर निकलता है तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस तो बता ही चुके हैं कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज के लिए इतना ही, ये सब अच्छे से